इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दे चुका हूँ। मैंने आपको बताया था प्रारंभिक जीवन पृथ्वीराज चौहान का कैसा था, बचपन कैसे बीता था, बचपन में उनकी क्या क्या कठिनाइयाँ थीं, उन कठिनाइयों का निवारण उन्होंने कैसे किया था। मैंने आपको बताया था कि तराइन के पहले युद्ध में किस प्रकार उन्होंने विजय हासिल की थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि तराइन के दूसरे युद्ध में उनकी पराजय हुई थी और पराजय के कारणों का विश्लेषण हम लोगों ने किया था। और अब आइए हम पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन करते हैं कि आखिर में पृथ्वीराज चौहान शासक कैसे थे, क्या उनमें अच्छाइयाँ थीं, क्या उनके अंदर बुराइयाँ थीं। पृथ्वीराज चौहान भारत के अंतिम हिंदू शासक माने जाते हैं। अंतिम इसलिए कि उसके बाद दिल्ली के तख्त पर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाला कोई भी शासक नहीं आया था। उसके बाद भारतीय शासक दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठ पाए थे और बहुत लंबे समय तक दिल्ली की गद्दी भारतीयों से विहीन हो गई थी। इसलिए बहुत से इतिहासकार पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू शासक मानते हैं। हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय राजाओं की परंपराओं का पालन करते हुए पृथ्वीराज ने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। अल्पायु में गद्दी पे बैठने के बावजूद भी उन्होंने शासन के वो सारे हुनर सीख लिए थे जो कि एक अच्छे शासक के पास होने चाहिए थे। उन्होंने सुयोग्य सामंतों की नियुक्ति की थी, अच्छी सेना का गठन किया था और इतना सब करने के बाद अपनी शासन को सुगठित करने के बाद उन्होंने दिग्विजय की नीति को अपनाया था। यानी कि जैसा कि प्रत्येक भारतीय राजाओं में होता था, वो चक्रवर्ती बनना चाहते थे और इस चक्रवर्ती के आदर्श को पृथ्वीराज चौहान ने भी पूरा करने की कोशिश की थी। आसपास के कई राज्यों के ऊपर पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया था, उसने उनको जीता भी था। अपने साम्राज्य की सीमाएं चौहान जो अजमेर के आसपास का जो राज्य था उससे निकाल के वो दिल्ली के आगे तक ले गए थे। यानी कि इससे पहले शायद उत्तर भारत में इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था, एक बहुत विशाल साम्राज्य उन्होंने स्थापित कर लिया था। केवल युद्ध भूमि में ही वो महान नहीं थे, जीवन के और क्षेत्र में, कला संस्कृति के क्षेत्र में भी उनकी उपलब्धियां कम नहीं थी। उनके दरबार में बहुत से विद्वान आश्रय लेते थे और उन विद्वानों में विद्यापति गौड़ नामक विद्वान थे, जैनक थे, विश्वरूप थे, जनार्दन थे, चंद्रवरदाई थे। यानी कि मैं दोबारा आपको नाम बता दूं कि विद्यापति गौड़, जैनक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रवरदाई जैसे विद्वान उनके दरबार में आश्रय लेते थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचनाएं की और सांस्कृतिक रूप से पृथ्वीराज चौहान का जो शासनकाल था वो महत्वपूर्ण माना जा सकता है। परंतु अनेकों अच्छाइयों के बावजूद भी शासकों की कुछ बुराइयां भी पृथ्वीराज चौहान के अंदर मौजूद थीं और वो बुराइयां ही पृथ्वीराज चौहान के पतन का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बनी थी। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि चक्रवर्ती शासक बनने की जो अभिलाषा थी वो ठीक है, परंतु उनका चक्रवर्ती का आदर्श भारतीय राजाओं के ऊपर ही था, अपने पड़ोसी राजाओं के ऊपर ही था। अपने पड़ोसी राजाओं को ही उन्होंने जीतने की कोशिश की थी, परंतु देश की सीमाओं के बाहर उनकी दिग्विजय, देश की सीमाओं के बाहर चक्रवर्ती का आदर्श उनका लागू नहीं होता था। होना यह चाहिए था कि अपने पड़ोसियों के साथ वो अच्छे संबंध रखते, अपने पड़ोसियों को वो अपना मित्र बनाते और अपनी दिग्विजय नीति को पूरा करने के लिए देश की सीमाओं से बाहर हो जाते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अधिकांशतः अपने ही पड़ोसियों को, अपने ही स्वधर्मियों को, अपने ही भाई बंधुओं को नाराज़ कर लिया और जब युद्ध का समय आया, जब विदेशी आक्रांता आए तो उनकी मदद करने के लिए भारतीय राजा नहीं पहुँचे और एक अकेले शासक के रूप में पृथ्वीराज चौहान को लड़ना पड़ा। ये उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी
कहना चाहिए था कि मैं कहूँ कि एक दूरदर्शी शासक थे, भावी खतरों को नहीं पहचान पाए थे। उन्होंने शायद नहीं सोचा था कि बाहर से भी आक्रमण हो सकते हैं। बाहर से आक्रमण होने की अवस्था में उनको स्वदेशी शासकों की मदद चाहिए थी, परंतु उन्होंने स्वदेशी शासकों को अपना नहीं बनाया, उन्होंने नाराज़ कर दिया। उनका विजय अभियान अपने ही राज्यों, अपने ही पड़ोसी राज्यों तक ही सीमित रहा। उनको साथी चुनने की क्षमता नहीं थी, उनको शत्रु पहचानने की क्षमता नहीं थी। कौन अपना हो सकता है, कौन पराया हो सकता है, इस बात की पहचान पृथ्वीराज चौहान में नहीं थी। शायद अगर ये पहचान होती, अपना और पराया पहचानने की उनमें शक्ति होती, तो शायद वो मोहम्मद गौरी को बहुत जल्दी पहचान जाते। भारतीय राजाओं को भी अपना मित्र मान के उनके साथ वो मैत्री कर सकते थे, परंतु ऐसा नहीं किया। मोहम्मद गौरी के आक्रमण करने के बाद भी उनकी एक बहुत बड़ी भूल रही, उनके व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी कमी रही कि उन्होंने मोहम्मद गौरी के आक्रमण से सबक नहीं लिया। उन्होंने भारतीय राजाओं का गठबंधन नहीं बनाया, समय को उन्होंने नहीं पहचाना। उन्होंने यही सोचा कि एक विजय हमेशा स्थायी रहेगी, परंतु विजय कभी स्थायी नहीं होती। वो इस बात को भूल गए कि समय आता जाता रहता है, उपलब्धियाँ खत्म भी हो सकती हैं। तराइन की उस मैदान को, तराइन के उस पहले युद्ध को उन्होंने अंतिम मान लिया, जो कि उनकी एक बहुत भयंकर भूल थी। उनका एक दूरदर्शीपन था, जो कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भारतीय सीमांत के प्रति वो असावधान थे, जिस सीमाओं के प्रति बराबर आक्रमण हो रहे थे, जहाँ से जिन रास्तों से तुर्क आक्रांता आ रहे थे, लाहौर और मुल्तान का रास्ता कभी सुरक्षित करने की उन्होंने कोशिश नहीं की। भारत से उन्होंने गजनवी के वंशजों को मिटाने की कोशिश नहीं की। जो गजनवी के वंशज भारत में अभी शासन कर रहे थे, उनको भारत से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। ये उनकी बहुत बड़ी कमी थी। इसके बदले में वो भारतीय राजाओं के ऊपर, अपने ही भाई बंधुओं के ऊपर आक्रमण करते रहे। ये एक उनकी बहुत बड़ी कमी थी, और इस कमी का परिणाम ये निकला कि जब तुर्की आक्रमण हुआ तो उस आक्रमण में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये पराजय हम नहीं कह सकते कि अकेले पृथ्वीराज चौहान की पराजय थी, ये संपूर्ण राष्ट्र की पराजय थी। और इसका परिणाम अकेले चौहान साम्राज्य को नहीं भुगतना पड़ा था, इसका परिणाम समूचे राष्ट्र को भुगतना पड़ा था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस पराजय के बारे में, पृथ्वीराज के बारे में मूल्यांकन करते हुए ये लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान की सैनिक भूलों के लिए उसको कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से पृथ्वीराज चौहान ने जो सैनिक स्तर पर जो भूलें की थी, उसका दुष्परिणाम संपूर्ण भारत को नहीं, संपूर्ण भारत के साथ आगे आने वाली शताब्दियों तक कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा था। इसलिए हम कह सकते हैं कि जहाँ ठीक है उनमें व्यक्तिगत अच्छाई रही होंगी, परंतु एक व्यापक सर्वमान्य दृष्टिकोण उनके अंदर नहीं था। उनके अंदर दूरदर्शिता की बेहद कमी थी। वो विलासी भी थे। युद्ध में जिस सैनिक योग्यता का परिचय उनको तराइन के मैदान में देना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं दिया था। शत्रु के प्रति सतत जागरूकता एक नीति होती है, वो उनमें नहीं थी। सामने शत्रु खड़ा था और हमारी सेनाएं सो रही थीं। शत्रु धोखे की नीति में चलता रहा था, हमारी सेनाएं युद्ध के आदर्शों को लपेटे रही थीं। ये एक बहुत बड़ी कमी थी। युद्ध के आदर्श तभी तक काम करते थे जब तक कि सामने वाला भी आदर्शों का पालन करता था, परंतु सामने वाला सिर्फ विजय में विश्वास करता था। पृथ्वीराज चौहान ये भूल गए कि आक्रांता स्वदेशी नहीं है, आक्रांता विदेशी हैं, और वो आपके प्रति किसी भी तरह की दया दिखाने के मूड में नहीं है। घटनाओं से उसने सबक नहीं सीखा और आखिर में तराइन के मैदान में उसको पराजित होना पड़ा, और उसकी पराजय निश्चित रूप से भारतीय इतिहास में बहुत